Hello everyone, welcome back to our own channel Human Canvas Official. In our CUET 2026 PG Psychology Journey, आज हम अपने यूनिट नंबर 2 के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखने वाले हैं. दैट इज व्हाट इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट्स टाइप. हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को एक बार पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. आपने कई बार सुना होगा सर्वे, ग्राउंडेड थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन, लेकिन आपको ये बहुत से कंफ्यूजिंग टर्म्स लगते होंगे. तो आपने देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास एक और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है. तो आज जो हम देखने वाले हैं दैट विल बी क्वालिटेटिव रिसर्च और उसके टाइप्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. As you can see on the screen, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट्स टाइप्स. तो आज पहले हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. तो हमने पहले भी देखा है कि जो साइकोलॉजी है उसमें तीन तरह की रिसर्च हम कर सकते हैं. वन इज क्वालिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव और एक मिक्स्ड मेथड. मिक्स्ड मेथड बेसिकली यही होता है कि जिसमें हम क्वालिटेटिव जो हमारे मेथड्स हैं उनका भी यूज करते हैं और जो क्वांटिटेटिव हैं उनका भी यूज करते हैं. तो आज हम देखने वाले हैं क्वालिटेटिव. सो जो क्वालिटेटिव रिसर्च ट्राइज टू ब्रिज द गैप ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. मान लीजिए किसी टॉपिक पे हम रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो उस इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के लिए हम किस रिसर्च का यूज करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च. सिस्टमेटिकली कलेक्ट्स एविडेंस. जो जो घटना के एविडेंस होंगे वो सिस्टमेटिकली क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कलेक्ट किए जाएंगे. क्वालिटेटिव रिसर्च डोंट हैव एनी हाइपोथेसिस. कि आपने देखा क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक हाइपोथेसिस होती है. हाइपोथेसिस बेसिकली इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट. एक अफर्मेटिव और टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये प्रूव करते हैं अपनी हाइपोथेसिस के अंदर कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच एक रिलेशन है, ताकि जो रिसर्च है वो एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमारे दिखा सके. अगर आपको ये टर्म्स कंफ्यूजिंग लग रही हैं या कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप इस यूनिट के जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं उनसे शुरू करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो. सो व्हाई क्वालिटेटिव रिसर्च? कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपने देखा होगा कि जो जर्नलाइजेशन है, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, वो भी नहीं कर सकते. जर्नलाइजेशन कांट बी डन. सो जर्नलाइजेशन भी नहीं कर सकते, हाइपोथेसिस भी नहीं होती, तो फिर क्या यूज है क्वालिटेटिव का? आपने देखा कि जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं तो हमारे मेथड्स का हम उसमें यूज करते हैं. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो कि पीछे के वीडियोस में हमने डिस्कस किया, तो उसके लिए भी हमारे पास डेटा होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च को कर सकें. इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली उस डेटा को कलेक्ट करती है, एविडेंस लेकर आती है, उसके बाद हम अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं. So data can be collected that will be helpful for further like for inferential statistics. तो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर नॉन मैट्रिक डेटा होता है, यानी कि कोई भी नंबर्स का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज होते हैं, सर्वे होती है. हम एक एक करके सारे मेथड्स को देखने वाले हैं. सो लेट्स सी. क्वालिटेटिव रिसर्च नॉन मैट्रिक होती है और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका यूज करके बेसिकली डेटा रिसर्च के अंदर कलेक्ट किया जा सकता है इन क्वालिटेटिव. सो फर्स्ट हम देखने वाले, इसके अंदर काफ़ी इसके टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइप्स हैं. तो कुछ टाइप हम आज के वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. और इन अपकमिंग नेक्स्ट 2 वीडियोज वी आर गोना कंप्लीट आवर सेकेंड यूनिट. तो हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो हम कंप्लीट कर देंगे. सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. तो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम देखने वाले हैं ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा कि कई बार जब लोग रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं अपने पार्टिसिपेंट को, सामने बैठकर ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर कैसे भी किसी भी तरीके से ऑब्जर्वेशन के तरीके से डेटा वहां पे कलेक्ट किया जाता है. तो जो ऑब्जर्वेशन की जाती है वो 2 तरह की होती है. नंबर 1 नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन,
इसमें क्या होता है, ऑब्जर्विंग पीपल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जब हम उनको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उनके नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, मान लीजिए किसी का घर है या फिर कोई मॉल में कोई काम कर रहा है या स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है। हम उनको किसी लैब में नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट, जहाँ पे प्लेग्राउंड मान लीजिए वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो हम सिर्फ वहीं पे उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको ऑब्जर्व करेंगे। दैट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। डोंट टेल अबाउट एनी रिसर्च स्टिमुलस, कि हम उनको बताएंगे नहीं कि हम ऐसे ऐसे आप जो भी रिसर्च हम परफॉर्म करें। बेसिकली उनको इन इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टिमुलस के बारे में नहीं दी जाएगी। नंबर 2, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड के अंदर क्या होगा कि नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेसिकली किसी लैब के अंदर हो सकती है, या फिर हो सकता है कि हम उनको बता दें कि ऐसे ऐसे आपकी ऑब्जर्वेशन, कोई टास्क हम दे दें, उसमें हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल्ड होगी, वो उनका नेचुरल वे ऑफ रिएक्शन नहीं होगा वहां पे। Inform about the research and stimulus introduced after that participant behavior is observed. सो हमने ऑब्जर्वेशन को देखा। ये बेसिकली एक तरह की ऑब्जर्वेशन है जहां पे हम एक सिंगल पार्टिसिपेंट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन दो तरह की ऑब्जर्वेशन और भी होती है जहां पे हम बेसिकली किसी ग्रुप, जो पूरा एक ग्रुप है पार्टिसिपेंट्स का, उनको ऑब्जर्व करें। सो लेट्स सी ग्रुप ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली दो तरह की होती है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च के ही हैं। सो ग्रुप ऑब्जर्वेशन में नंबर 1 इज पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट का मतलब है कि रिसर्चर बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड ऑब्जर्व बिहेवियर सो दैट पार्टिसिपेंट डोंट चेंज देयर बिहेवियर। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई भी ग्रुप होता है, जैसे कि कोई स्टडी ग्रुप है, स्टूडेंट्स का स्टडी ग्रुप है, तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उस ग्रुप का हिस्सा है, वो पार्ट हैं, तो वो अपना बिहेवियर उस ग्रुप में चेंज नहीं करते, नॉर्मल ही रहते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट है वो हो सकता है उनको ना बताए और बिना बताए उस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, एज ए पार्टिसिपेंट वहां पे रिएक्ट करे। सो दैट विल बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर उस ग्रुप का हिस्सा बनकर पार्टिसिपेंट वहां पे रिसर्च कर रहा है, उनको बगैर पता चले कि वो उस ग्रुप का ही हिस्सा है, बल्कि ना कि बाहर से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो दैट विल बी पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्विंग पीपल फ्रॉम डिस्टेंस, नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ द ग्रुप। अब आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, बल्कि उस ग्रुप को आप दूर से बाहर रहकर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट विल बी नॉन पार्टिसिपेंट। तो आपने देखा, हमने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशन को, कि ऑब्जर्वेशन से जैसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड, और ग्रुप ऑब्जर्वेशन में कोई ग्रुप का हिस्सा बनकर खुद वहां पे रिएक्ट करे उस ग्रुप के मेंबर की तरह, तो वो पार्टिसिपेंट होगा, अदरवाइज नॉन पार्टिसिपेंट। सो नाउ हम देखेंगे सेकंड जो टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च की, दैट इज एंथ्रोपोग्राफी। एंथ्रोपोग्राफी इज यूज्ड फॉर कोऑपरेटिव एनालिसिस ऑफ कल्चरल ग्रुप। जो कल्चरल जो ग्रुप होते हैं उनके एनालिसिस जब किया जाता है, मान लीजिए अलग अलग जो कल्चर हैं, जो उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनसे रिसर्च के अंदर इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो वहां पे एंथ्रोपोग्राफी का यूज किया जाता है। तो इससे पहले हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं। बेसिकली ये टर्म्स हम अपने जो पर्सनैलिटी की यूनिट होगी, पर्सनैलिटी थ्योरीज, उनमें आती है, लेकिन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। सो इडियोग्राफिक एंड नोमैथेटिक, ये दो टर्म्स हैं जो कि बिहेवियर या फिर उनको जो अपनी एंथ्रोपोग्राफी के अंदर यूजफुल हैं। सो इडियोग्राफिक जो यहाँ पे है उसका मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग पीपल ओन यूनिक एक्सपीरियंसेस विदाउट कंपेयरिंग विद अदर्स। जो इडियोग्राफिक अप्रोच है वो मानती है कि हर इंसान का बिहेवियर अलग है, हम किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा। एवरी इंडिविजुअल हैव हिज यूनिक एक्सपीरियंसेस, और जो उनके थॉट्स हैं वो यूनिक हैं। ओन एक्सपीरियंस और यूनिक एक्सपीरियंस को इडियोग्राफिक के अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती है, बल्कि जो नोमोथेटिक होता है वहां पे कंपेयरिंग विद ईच अदर,
नोमोथेटिक के अंदर कंपैरिजन होता है और इडियोग्राफिक के अंदर अकेले इंसान के यूनिक एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है। जो एंथ्रोग्राफी है, जहाँ पे हम कल्चरल जो बैकग्राउंड या कल्चरल जो माहौल है वहाँ से जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो एंथ्रोग्राफी होती है। उसमें दो तरह के चीज़ों से, नंबर 1 एमिक, नंबर 2 एटिक। एमिक इज इडियोग्राफिक, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल के यूनिक एक्सपीरियंस को देखा जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई कल्चर है, अंडरस्टैंड बीइंग पार्ट ऑफ दैट कल्चर। आप किसी कल्चर का हिस्सा हैं, आप उस कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, आप एक ही कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, उसको किसी और बाहर के कल्चर से कंपेयर नहीं कर रहे, उस कल्चर का पार्ट बन के आप उसको देख रहे हैं। तो वहाँ पे आपको काफ़ी बाहर के जो कल्चर हैं अलग अलग स्टेट्स के या कहीं के भी, उनको आपको कंपेयर नहीं करना है। सब्जेक्टिव अप्रोच है कि उसको अच्छा भी लग सकता है कि कल्चर है और वो उसका पार्ट भी है, तो वो कौन सा फॉर्म होगा? सब्जेक्टिव होगा। नो क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा बिकॉज एमिक इज इडियोग्राफिक। नंबर 2 एटिक। एटिक इज नोमोथेटिक, मीन्स ऑब्जेक्टिव, कंपेयर कल्चर्स। मान लीजिए कि कोई भी डिश है अलग अलग कल्चर में, हम उसको कंपेयर करें तो वो कंपैरिजन होगा। यहाँ पे जब कंपैरिजन होगा तो वो एटिक होगा, वो नोमोथेटिक होगा। आप इससे लगा सकते हैं कि एमिक, इडियोग्राफिक, आईसी ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, टीआईसी। एक ट्रिक है याद रखने की, अंडरस्टैंड कल्चर फ्रॉम बीइंग आउटसाइडर। हम बाहर के कल्चर का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि बाहर एक कल्चर, दूसरे कल्चर्स को हम स्टडी करेंगे जिसका हिस्सा हम नहीं हैं और उनको कंपेयर करेंगे। ये एंथ्रोग्राफी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नंबर्स या फिर कोई भी मैट्रिक डेटा का यूज नहीं होता है। नंबर 3 इज हिस्टोरिकल मेथड। जैसे कि पास्ट जो हमारे इवेंट्स हैं वो हो चुके, सो पास्ट इवेंट डेटा कलेक्टेड टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। मान लीजिए पास्ट में कोई भी घटनाएं हो चुकी हैं तो उनका रीजन क्या था, फॉर देयर अकरेंस, क्यों हुई वो घटनाएं, उनके कारण के लिए हिस्टोरिकल मेथड का यूज किया जाता है डेटा कलेक्शन के लिए जब कोई ऐसी स्टडी हम कर रहे हैं, ताकि हम उसके कॉज एंड इफेक्ट का पता लगा सकें। इट ऑल्सो हेल्प एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स ऑन बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट, कि जो पास्ट में इवेंट हुए उनके अगर हम कॉजेज और इफेक्ट का पता लगाएं तो फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं हम उनका अंदाजा लगा सकते हैं। हियर डेटा विल बी आर्काइवल। जो सेकेंडरी डेटा का यहाँ पे यूज किया जाएगा, आर्काइवल मीन्स सेकेंडरी डेटा, मीन्स जो डेटा होगा, आपने देखा कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आप सामने बैठाकर उससे क्वेश्चंस करते हैं और उसके आंसर्स लेते हैं, वो होता है प्राइमरी डेटा। इट मीन्स बिल्कुल न्यू फॉर्म में डेटा है, अभी तुरंत आपको वो डेटा मिला है। बल्कि जो सेकेंडरी डेटा होगा वो होगा पुराना डेटा, जो मान लीजिए कि डायरीज में नोट है, बुक्स में है, या फिर कोई नोट्स हैं, या पुराने जो लोगों से वहाँ पे जो घटना घटी उसके कुछ एविडेंस है, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करें, दैट विल बी सेकेंडरी डेटा। अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट ओनली इन वर्ड एंड टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी डेटा होगा तो कोई इंटरव्यू या फिर सर्वे ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि जो टेक्स्ट में पुराने इमेजेस हैं या फिर जो टेक्स्ट पुराना है, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, उसी से सिर्फ पुराने एविडेंस को, पुराने डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और वहीं से रिसर्च के लिए डेटा तैयार होगा। तो दैट विल बी हिस्टोरिकल मेथड। नाउ आवर फोर्थ इज फोकस ग्रुप। हम आज सिर्फ यहाँ पे 4 ही डिस्कस करने वाले हैं और एक बार जो अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको हम एक बार सम अप करेंगे कि वहाँ पे हमने कौन कौन सी रीजनिंग देखी थी, वो सब हम इसके बाद देखेंगे। तो नंबर 4 इज फोकस ग्रुप। दिस स्टडी हैव 8 to 12 पीपल। फोकस ग्रुप बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो फोकस ग्रुप का मतलब यही होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप, और सारे के सारे जो लोग हो गए यहाँ पे वो होंगे एक्सपर्ट, इसीलिए इस ग्रुप को बोला जाएगा हेल्पी, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया जाएगा।
मान लीजिए कोई पॉलिसी हम अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई पॉलिसी मेकिंग करें, तो वहां पे हम सब एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, एक ग्रुप बनाया जाएगा और उनके सजेशंस वहां पे लिए जाएंगे। 8 to 12 पीपल हो सकते हैं इस ग्रुप के अंदर। तो उनके जो सजेशंस वहां पे होंगे वो हम लेंगे और उससे जो डेटा आएगा वो फोकस ग्रुप रिसर्च इसको हम बोल सकते हैं, या फिर जो हमारी इंटरवेंशन हो सके, आगे हेल्प हो सके उस पॉलिसी में या किसी भी तरीके से, तो वो एक फोकस ग्रुप रिसर्च मानी जाएगी। तो हमने ये सारे मेथड्स को थोड़ा डिस्कस किया। इन पे सवाल आ भी सकते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल, पार्टिसिपेंट, ये बहुत ही इजी टर्म्स हैं और बहुत ही बेसिक हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। सो अब हमने देखा कि क्वालिटेटिव रिसर्च, तो हमने पीछे भी क्वालिटेटिव रिसर्च को डिस्कस किया था, एक बार फिर से हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव मीन्स स्पेसिफिक टू जर्नल, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक जो केसेस होते हैं उनसे रिजल्ट निकालकर जर्नल पे अप्लाई किया जाता है, बल्कि जो हमारी क्वांटिटेटिव होगी वो क्या होगी, जर्नल टू स्पेसिफिक, क्योंकि वहाँ पे डेटा बड़ा होगा, लोग सैंपल ज़्यादा होगा। ये जो नेचर होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का, ये होता है एक्सप्लोरेटरी। आपने देखा हमने जो मेथड्स डिस्कस किए इसके टाइप्स, वो एक्सप्लोरेटरी था, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, वेरिएबल्स को, इंफॉर्मेशन को, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बल्कि एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कोज एंड इफेक्ट नहीं होगा। कोज और इफेक्ट को प्रूव कहाँ किया जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, क्योंकि वहाँ पे डेटा होगा, हमारे पास फैक्ट्स होंगे। यहाँ पे कोई हाइपोथेसिस नहीं होगा, नॉन मैट्रिक डेटा होगा, कोई नंबर्स नहीं होंगे, जर्नलाइजेशन हम नहीं कर सकते। इन द रिसर्च ट्राइंग टू फाइंड पीपल्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हम बेसिकली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस लेते हैं लोगों के, ताकि उनको अप्लाई कर सकें और डेटा कलेक्ट कर सकें। ये हमारे कुछ टाइप्स थे क्वालिटेटिव रिसर्च के जो हमने डिस्कस किए। अभी इसमें और भी टाइप्स हैं, सर्वे है, इंटरव्यू है, ग्राउंडेड थ्योरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एवरी डाउट। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।